दिन ना दिंग 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 तांग। ये जो अभी आप गा के बताएं तो ये कैसे डिसाइड होता है? मेरा सबसे ज़्यादा टाइम स्टूडियो में बीतता है, तब नहीं आता मेरे दिमाग में कुछ। सो जो सॉन्ग आपका पहली बार हमने सुना वो कुछ अलग था, वो फ्यूजन था। संसार माँ दिल के सितार माँ। अब स्कूल में तो कोई कोर्स नहीं होता इसका जो आप कर रहे हो, ना तो कॉलेज में होता है। कैसे डिसाइड करना होता है? मुझे पता ही नहीं था 12th तक कि ये काम भी होता है। मेरे को अभी तक नहीं पता था। पैसा कितना है इसमें? कमाई बहुत। ज़्यादातर लोग पढ़ लिख के छत्तीसगढ़ छोड़ के चल देते हैं। मुंबई से वापस क्यों आ गए? गुजराती, मराठी, बंगाली सब लोग अपने अपने उसमें बहुत करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कंट्रीब्यूट क्या करूँ, मैं तो छत्तीसगढ़ी गाने सुना ही नहीं हूँ। आप हो बंगाली और जब छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में काम करोगे ना तो आपको खूब गाली पड़ेगी कि आपको छत्तीसगढ़ी आती नहीं है। पहले स्टार्टिंग में खराब लगता था, अब ऐसा खराब नहीं लगता, बट अब ना दुख होता है एक्चुअली। कोई म्यूज़िक हम सुन रहे हैं, कोई सॉन्ग हम सुन रहे हैं, पता चल जाता है कि ये छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक है। डिंग डिंग टक डिंग टक डिंग डिंग टक। छत्तीसगढ़ में एक हिट सॉन्ग होता है वो पूरी मूवी के सिनेरियो को चेंज कर देता है। तो म्यूज़िक जो है वो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट सेलिंग पॉइंट है मेरे हिसाब से। मेरा 2024 जो है वो बहुत ख़राब भी था। अच्छा, ऐसा क्यों? और मेरा आज तक का बनाया हुआ जितना म्यूज़िक था सब डिलीट हो गया एक बार में। हेलो गाइस, सो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं वो है एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जिनका नाम है अन्वेश मलिक। मोर संसार मा निक लागे और मार डारे जैसे फेमस सॉन्ग्स को इन्होंने कंपोज एंड प्रोड्यूस किया है। सो इनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों में बात करने वाले हैं। म्यूज़िक कैसे बनता है, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और लोग इसे कैरियर लेके कितना कमा सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। सो अन्वेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकालें। थैंक यू। पहला क्वेश्चन यही है और क्यूरियोसिटी भी है कि एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर का क्या काम होता है? देखिए, म्यूज़िक प्रोड्यूसर ऐसा है कि जब एक कंपोज़र और एक लिरिसिस्ट जो है वो एक सॉन्ग लेके आते हैं, उनके पास धुन रहता है, उनके पास शब्द रहते हैं, उसको एक सॉन्ग में कन्वर्ट करने का काम एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर का रहता है। अच्छा। तो किस टाइप का ये बनेगा, किस टाइप का रिदम डिज़ाइन होगा, किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट होंगे, ये सब कुछ जो है वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। और वो सबसे पहले क्या करता है कि जो कंपोज़र है ना उससे वो फीडबैक लेता है कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली। उस हिसाब से वो एक सॉन्ग पूरा डिज़ाइन करता है, स्टार्टिंग के फर्स्ट रिकॉर्डिंग से लेके अरेंजिंग से लेके DAW में प्रोग्रामिंग से लेके मिक्सिंग मास्टरिंग सब कुछ तक। स्टेप बाय स्टेप बताइए क्या क्या काम होता है लिखने से लेके लास्ट जब हम लोग उसको स्क्रीन पे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दो टाइप का स्टार्ट होता है। या तो पहले पूरा सॉन्ग लिखा जाता है और या तो फिर ये डिसाइड होता है कि हमारे पास एक वीडियो का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें एक सॉन्ग बनाना है। तो दोनों भी सिचुएशन में कुछ भी है। सबसे पहले स्टार्ट तो होता है या तो कंपोज़र अपनी कुछ धुन तैयार करता है, या तो फिर सबसे पहले होता है कि लिरिसिस्ट ने कुछ लिखा है एंड वो डिस्कस करता है कंपोज़र के साथ कि ये मैंने लिखा है, इसको अपन धुन कैसे बना सकते हैं। वो दोनों का सबसे पहले काम रहता है इनिशियली, ठीक है, कंपोज़र और लिरिसिस्ट का। उसके बाद जब एक सॉन्ग का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है कि हमारा एक सॉन्ग हो रहा है, इसको प्रॉपर म्यूज़िक देने के लिए, म्यूज़िकलिटी जो देने के लिए वो लोग आते हैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर के पास। म्यूज़िक प्रोड्यूसर का काम एक्चुअली एक्सटेंसिव होता है, एक लिमिटेड नहीं है। कई लोग ऐसे रहते हैं जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खुद बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दोनों मिक्स एंड मैच करते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो जैसे कुछ सॉन्ग्स का ऐसा है कि मैंने जो भी बनाए हैं वो पूरा प्रोडक्शन पे किए हैं, कुछ मैंने किए हैं कि प्रोडक्शन भी किया है, मैंने अरेंजिंग भी करवाई है, दूसरे आर्टिस्ट को बुला के रिकॉर्डिंग कराना। तो बेसिकली रहता ही है कि हमको उसको एक कंप्लीट फुल फ्लेज्ड सॉन्ग में कन्वर्ट करना है, उस शब्द को और उस धुन को। वो काम हम लोग करते हैं, एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर ये काम करता है। ओके। और जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, मान लो ढोल है या फिर बांसुरी है, वो सब फिर कैसे? वो होता है, उसी का प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले एक बेस बनता है सॉन्ग का कि हमारा ये सॉन्ग का इतना लेंथ जा रहा है, इस टाइप का जा रहा है। उस पर बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि जो बेसिक जो बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे पियानो, इलेक्ट्रिक पियानो हो गया, वायलेंस हो गए, ये सब टाइप के जो चीज़ें हैं वो सब बज के कॉर्ड सेट होता है। उसके बाद रिदम का काम होता है। यूजुअली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिदम सबसे पहले कर देते हैं, उस हिसाब से वो लोग बैकग्राउंड अरेंज करते हैं। मेरा काम ये कि मैं अपना तरीका ही बता रहा हूँ कि मैं पहले बैकग्राउंड बनाता हूँ, क्योंकि मुझे हर गाने में, मतलब कोई एक डांस ट्रैक भी है तो मुझे उस डांस ट्रैक में भी ना मुझे एक फील चाहिए,
एक इमोशनल साइड चाहिए, कोई भी सॉन्ग रहता है उसका। तो मैं पहले बैकग्राउंड डिज़ाइन करता हूँ, उसके बाद मैं रिदम पे जाता हूँ, रिदम मेरा लास्ट रहता है। और जैसे कुछ मूवीज़ होती है, बोलते हैं कि यहाँ पे हीरो हीरोइन बिछड़ रहे हैं, इसके लिए अलग म्यूजिक बनानी है। जैसे मेरे को याद है कि स्लम डॉग मिलीनियर देख रहा था। हाँ 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 तो उसका BTS देखा था मैंने, तो ए आर रहमान को ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे ये होगा। जी। तो वो फिर कैसे होता है? अगर आप जिस म्यूजिशियन को आप एज अ बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए आप हायर किए हैं, तो उनका यही काम रहता है कि वो शुरू से लेकर एंड तक उनके पास पूरी स्टोरी स्क्रिप्ट रहनी चाहिए। एंड क्या हो रहा है सीन बाय सीन, मतलब सीन का जो रफ एडिट होता है ना, वो रहता है उनके पास। डायरेक्टर के साथ मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है कि मुझे ये चाहिए, मेरा सिचुएशन ये है। तो उस हिसाब से जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो देने वाला रहता है, जिसको BGM आर्टिस्ट बोलते हैं या स्कोर आर्टिस्ट बोलते हैं, वो उस हिसाब से म्यूज़िक तैयार करता है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, मतलब एक बिछड़ने का अगर एक सीन है तो उसके कई हो सकते हैं। कोई लोग वायलिन से कर सकते हैं, कोई लोग बड़े सैड तरीके से पियानो से ही खेल सकते हैं, कुछ लोग होते हैं काफ़ी ड्रामेटिक, मतलब जैसे रहते हैं ना कि बहुत सारे वायलिन प्लेयर्स के साथ एक साथ थोड़ा ड्रामेटिक करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो भंसाली के जी, जैसे उनका हमेशा रहता है कि कोई भी उनकी मूवी रहती है उसमें वायलिन, मतलब बड़ा ऑर्केस्ट्रेशन जो होता है वो काम आता है। तो डिपेंड करता है कि डायरेक्टर को चाहिए क्या, और डायरेक्टर कितने अच्छे से अपना मैसेज कन्वे कर पाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर को। और बजट कितना है? और बजट कितना है, सीधी सी बात, बजट तो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, पहले नहीं होता था वैसा। अब स्कूल में तो कोई कोर्स नहीं होता इसका जो आप कर रहे हो, ना तो कॉलेज में होता है। कैसे डिसाइड करना होता है? देखिए एक्चुअली मैं बंगाली फैमिली से हूँ, तो म्यूज़िक तो कल्चर ही बंगालीज में बचपन से कल्चर होता रहता है। दूसरा ये है कि मैं 7 साल का था अराउंड, तब मुझे पापा बोले कि मुझे छोटा वाला जो कीबोर्ड होता है ना कैसियो का, कैसियो जो खरीदते सब है, बजाता कोई नहीं। हाँ बस वो अभी भी मेरे पास रखा है, वही वाला। अच्छा। अभी भी रनिंग कंडीशन में, वो मुझे लेके दिए। एंड मैंने कुछ बजाने लगा, कुछ बनाने लगा। तो पापा मेरे को लेके गए, उनके एक फ्रेंड, उनके कलीग थे, वो म्यूज़िक सीखे हुए थे, उनके पास मुझे लेके गए। एंड इनिशियली मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ कि मुझे कीबोर्ड सिखाना स्टार्ट किए। तो मैं कीबोर्ड ही सीखा। आगे मैं दूसरे सर के पास, रोमियो जेकब सर बहुत सीनियर हैं यहाँ के, सीनियर थे, उनकी डेथ हो गई कई साल हो गया। तो उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से निकले, बहुत सारे म्यूजिशियन जो है वहीं से निकले उनके पास से। तो उनके पास मैं आगे सीखा। तो स्कूल लाइफ पूरा मेरा इसे सीखने में ही निकल गया। एंड छोटे छोटे स्टेज शोज़ वगैरह भी करता था। छोटा था तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता था कि इतना छोटा बच्चा है, इतना बड़ा कीबोर्ड बजा रहा है टाइप का, जबकि वो मेरा खुद का कीबोर्ड भी नहीं रहता था। तो अच्छा लगता था मुझे, मतलब। बट मैंने कभी सोचा नहीं कि कैसे परस्यू करूँ म्यूज़िक, क्योंकि कोई आइडिया नहीं रहता। तो फिर मैं स्पोर्ट्स वगैरह खेलता था, फुटबॉल वगैरह खेलता था, तो उसमें मुझे ना बहुत इंजरीज़ होती थी। उसके कारण मेरा स्कूल बहुत छूटने लगा। स्कूल छूटने लगा तो अब आगे करना क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंजीनियरिंग करना है क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ख़राब ग्रेड्स आने लगे। तो उसके बाद मम्मी ने मेरे को बोला कि क्या तुम म्यूज़िक में कुछ करेगा, अपन खोजें। तो मैं बोला कि देखते हैं, ऐसे पेरेंट्स सबको मिले। हाँ ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब मैं ये सब मामले में आपको और बताऊँगा चीज़ें। तो उन्होंने सर्च किया और ये सब मुझे बताया कि ऐसा ऐसा होता है। मतलब मैं आज जो काम कर रहा हूँ ना, मुझे पता ही नहीं था 12th तक कि ये काम भी होता है। मेरे को अभी तक नहीं पता था। ये काम भी होता है, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो मैं फिर 12th के बाद कंप्लीट मैं कॉलेज ही नहीं गया। 12th कंप्लीट करके मैं चला गया मुंबई। वहाँ पे स्कूल ऑफ ऑडियो इंजीनियरिंग SAE कॉलेज है, उसका ऑस्ट्रेलियन कॉलेज है, उसका ब्रांच है मुंबई में। वहाँ पे मैं 2 साल साउंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया। तो उसमें स्टूडियो वर्क जो पूरा रहता है, स्टूडियो में क्या होता है वो सब पूरा पढ़ाया जाता है। कितने साल का कोर्स होता है? एक्चुअली में ये डिप्लोमा था 1 साल का, बट उस साल इत्तेफाक से बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, तो वो कोर्स प्रोजेक्ट सब एक्सीड होते होते 1.5 से 2 साल हो गया कंप्लीट करते करते हम लोग को। उसके एग्जाम्स भी काफ़ी टफ होते थे, तो मैं 2-3 में फ्लंक हो गया था। अच्छा, ऐसा भी कॉलेज होता है कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है तो और टाइम बढ़ा दो? हाँ, टाइम ऐसा रहता है विथ पेनल्टी ऑफ कोर्स। क्योंकि और प्रॉब्लम ये थी कि उसमें पासिंग मार्क्स जो थे 100 मार्क्स का पेपर होता था, तो पासिंग मार्क्स उसमें 75 होते थे। ओके। वो अचीव करना बड़ा टफ टास्क हो जाता था। और एक एक दिन में मतलब 2 घंटे का एग्जाम होता था, उसमें 5-5 एग्जाम, मतलब 500 मार्क्स के, उसमें आपको पर सब्जेक्ट 75 क्रॉस करना है, तो वो टफ हो जाता था। इतनी वास्ट पढ़ाई थी और नया था ना, तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। बट धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लिया, आ गया फिर मैं वापस। एंड 2013 में मैं वापस आ गया था कंप्लीट करके। तो 2-3 साल तो मैं घर पे ही प्रोग्रामिंग किया कि क्या होता है, कैसे होता है, बनाऊँ, इधर उधर छेड़छाड़ कर रहा था। जितना वहाँ से नॉलेज लेके आया वो तो था ही। उसके बाद जो म्यूज़िक प्रोग्रामिंग जो मैं आज करता हूँ ना, जो प्रोग्रामिंग सब करता हूँ, वो मैं वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं सीख पाया था,
क्योंकि वो मेरे को कोर्स जो है वो टेक्निकल कर रहे थे, वो मिक्सिंग का करा रहे थे, रिकॉर्डिंग मिक्सिंग ये सब करा रहे थे, तो वो बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है ऑलरेडी। तो मैं ये कंप्लीट किया, उसके बाद ऋषि से मेरी मुलाकात हुई। वो एक दिन अचानक मेरे घर आ गया, तो वो भी बोला कि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। मैं बोला बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है ये तो। उसके बाद आगे फिर हम लोग फिर उसके बाद से स्टार्ट ही हो गया काम, फिर तो अभी भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। ज़्यादातर लोग पढ़ लिख के छत्तीसगढ़ छोड़ के चल देते हैं, मुंबई से वापस क्यों आ गए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे को सबसे पहले वहाँ काम करना जहाँ से मैं हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ का मैं कल्चर देखा हूँ, सब चीज़ देखा हूँ। जबकि मुझे छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक करना है वो नहीं था। पहले तो हम लोग पहले हिंदी कवर्स और ये सब करते थे। कुल मिला के मुझे एक आर्टिस्ट बनना था। मुझे समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना है, आर्टिस्ट बनना था। एंड मुझे बेस्ट काम करना था, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके। एक अपॉर्चुनिटी आई कि हमें मोर संसार बनाने का मौका मिला। एक फ़िल्म के लिए जा रहा था, बट लास्ट मोमेंट था तो वो कैंसिल हो गया प्रोजेक्ट। बट वो आगे बढ़ाए हम लोग, जो कंप्लीट किए, पूरा स्टूडियो में सब काम करवाए, अपने पैसा खर्च करके शूट करवाए, सब कुछ करवाए। उसके बाद उसको रिलीज़ भी लंबा प्रोसेस हुआ, रिलीजिंग में भी। तो मेरा हमेशा से था कि अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो यही करना चाहता हूँ। और क्यों नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ साउथ के आर्टिस्ट वो साउथ में करते हैं, पंजाबी आर्टिस्ट है पंजाब में करते हैं, ठीक है, गुजराती, मराठी, बंगाली, सब लोग अपने अपने उसमें बहुत करते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कंट्रीब्यूट क्या करूँ। मैं तो छत्तीसगढ़ी गाने सुना ही नहीं हूँ, मेरा उससे कोई दूर दूर तक कोई था ही नहीं। मैं हिंदी सुनता था हमेशा से, बचपन से बॉलीवुड सुना, कुछ इंग्लिश गाने भी सुनता था। तो बट जब ये मोर संसार का आया तो मैं इसमें इतना घुस गया कि मुझे इसको बनाना है। मैं जितना मेरे पास नॉलेज था, जब तब तो कुछ नहीं था नॉलेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल नॉलेज, कुछ भी करके बनाया एंड वो बहुत बड़ा हिट हो गया। तो वो एक कैसे हो गया, क्या हो गया, उसके बाद मैंने फिर कभी सोचा भी नहीं कि मैं बाहर जाके काम करूँ या क्या। मेरे को बस यही था कि मुझे रोज़ सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे रोज़ ये चाहिए कि आज मैं क्या ऐसा करूँ कि छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में कुछ और इनपुट दे सकूँ अपना, और कंट्रीब्यूट कर सकूँ कि और बेटर साउंड करे और लोग हमको सुने, ऐसा टाइप का। आप हो बंगाली, ठीक है, और जब छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में काम करोगे ना तो आपको खूब गाली पड़ेगी कि आपको छत्तीसगढ़ी आती नहीं है। जी जी जी। लेकिन आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो छत्तीसगढ़ी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, जितना उन लोग नहीं कर रहे जो छत्तीसगढ़ी जानते हैं। तो बुरा नहीं लगता है? देखिए स्टार्टिंग में ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, स्पेशली सबसे ज़्यादा उसमें हुआ था निकला के सॉन्ग में, क्योंकि हमारा पहला जो सीन था उसका पूरा कॉन्वर्सेशन हिंदी में था। हम लोग को नेगेटिव कमेंट्स आने लगे, हम लोग तो डर गए, हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि। और उसके हम लोग के दिमाग में भी नहीं आया था कि हम लोग को उसमें छत्तीसगढ़ी बोलनी, क्योंकि हम लोग बचपन से, अब जो कल्चर ही नहीं है तो हम कोई भाषा कैसे बोल पाएंगे। ऊपर से हमारे स्कूल्स में भी नहीं था कभी भी, हमारे करिकुलम में भी नहीं था कि छत्तीसगढ़ी पढ़ना है। तो एक एडिशनल सब्जेक्ट जैसे सब में होता है ना, मराठी होता है, गुजराती होता है, सबके में रीजनल एक होता है, तो हमारे में छत्तीसगढ़ी होता तो हम भी आराम से बोल पाते। तो मैं आज की डेट में ऐसा होगा कि मैं समझ पाता हूँ, जो मेरे साथ कोई बोल रहा है, कॉन्वर्सेशन कर पूरा समझ पाऊँगा, टूटी फूटी बोल भी लूँगा, बट कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता बिकॉज प्रैक्टिस नहीं है और कुछ नहीं। तो पहले स्टार्टिंग में ख़राब लगता था, अब ऐसा ख़राब नहीं लगता, बट अब ना दुख होता है एक्चुअली कि भाषा तो कोई भी बोली जा सकती है ना। भाषा का कोई ऐसा तो नहीं है कि भाषा से ना इंटेलिजेंस जज होती है ना इंसान का कैरेक्टर जज होता है। तो आप किस बेसिस में आप बोल रहे हैं कि अगर आपको छत्तीसगढ़ी बोलनी नहीं आती तो आप लोग, मेन क्या है, लोग अक्यूज़ करते हैं कि आप लोग को शर्म आती है छत्तीसगढ़ी बोलने में। शर्म किस बात की आएगी? सुबह उठते हैं, सबसे पहले पीसी ऑन करके छत्तीसगढ़ी प्रोजेक्ट को खोलता हूँ। मेरे पास तो हिंदी प्रोजेक्ट्स है नहीं, छत्तीसगढ़ी ही करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ? अगर मुझे शर्म आती तो मैं क्यों करता? और जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जिस राज्य में मैं अभी रहता हूँ, उसमें शर्म किस बात की? और आई थिंक अगर कोई पहला सॉन्ग स्पॉटिफाई पे सुन रहा है तो वो है मोर संसार में जी, जिसके कारण बाहर भी कुछ लोग है ना छत्तीसगढ़ को जानते हैं जी। उसके बाद भी ये बोलना कि आप लोगों को छत्तीसगढ़ी मतलब नहीं बोलते हो तो गलत बात है। अब मैं क्या कह सकते हैं लोगों के बारे में। मेन चीज़ क्या हो जाता है ना कि बाद में मुझे ऐसा फील हुआ, अचानक से एक फीलिंग आई कि सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने खोजने लगा, यार बुरा कमेंट क्यों नहीं आ रहा? कोई कैसे बोल नहीं रहा कि तुम लोगों ने, मतलब तुम छत्तीसगढ़ी नहीं बोल रहे हो। या मेरा एक और इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने पूरा हिंदी में ही बोला था,
तो उसमें कमेंट्स आए थे कि तुम इसमें लोग भी आएंगे। हाँ आने दीजिए, कोई बात नहीं है। मैं वही बोलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं छत्तीसगढ़ी बोलना नहीं चाहता टाइप। अब चूंकि हमारे घर पे ही कल्चर नहीं है, बोल चाल के लिए कोई है ही नहीं, तो हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। जितना समझ पाए सॉन्ग से समझ पाए, और सॉन्ग्स की भाषा और बोलचाल की भाषा में बहुत फ़र्क होता है। हम लोग ऐसे वर्ड्स थोड़ी यूज़ करते हैं डेली बेसिस में कि एक रोमांटिक सॉन्ग कर रहे हैं, उसके शब्द थोड़ी हम डेली बेसिस में यूज़ करेंगे। अब जो छत्तीसगढ़ी कल्चर है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो तीजन भाई मैम के टाइम से बजते आ रहा है, अब वो तो आपको सीखना ही पड़ा होगा। जी जी हाँ, देखिए अच्छी बात ये हो जाती है कि म्यूज़िक जो बनता है वो हमेशा बनता है कई आर्टिस्ट से। तो हमारे यही रहता है कि एक आदमी सब चीज़ तो प्ले नहीं कर सकता। कुछ लोग होते भी हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, मैं उतना नहीं हूँ मुझे सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट आता है, कीबोर्ड बजाना। तो बट ये है कि मैंने स्टडी बहुत किया, पहचानना। मैंने स्टडी बहुत किया, मैंने टाइम बहुत दिया चीज़ों को समझने में कि अगर ये तबला है तो क्यों बज रहा है, कैसे बज रहा है, क्या तरीके बजाते हैं, बॉलीवुड कैसे उसको यूज़ करता है, फोक इंडस्ट्री कैसे यूज़ करती है, रीजनल इंडस्ट्री कैसे यूज़ करती है, वो सब सीखा। मांदर हो गया, तबला, ढोलक, ढोल हो गया, डफ हो गया, जेम्बे हो गया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे प्रोमिनेंट होता है फ्लूट। तो आपने अगर मैंने जितने भी गाने सुने उसमें मैक्सिमम गानों में ऐसा है कि मेरा फ्लूट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि फ्लूट पहचान है। फ्लूट पहचान हो गया, तबला ढोलक जो हो गया वो एक पहचान है यहाँ की, वो फ्लेवर, वो कलर है वो यहाँ का। तो वो देना जो है वो मैक्सिमम सॉन्ग्स में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूँ। मोर संसार तो स्टार्ट ही उसी से हुआ जी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही है कि मैंने उसमें एक ट्विस्ट ये दिया था कि जो उस टाइम शायद नहीं होता था, मैंने स्टार्ट गाने को किया था बेस गिटार से। तो बेस गिटार ऐसा है कि अरेंजिंग में यूज़ ही नहीं होता था पहले, अभी होता है फिर भी बहुत लाइट एक यूज़ होता है, पहले यूज़ ही नहीं होता था। मैंने उसको बेस गिटार को मैंने प्रोग्राम किया और उससे वो गाना स्टार्ट होता है। जब भी आप सुनेंगे डिंग 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 डिंग, तो बेस गिटार बज रहा है। तो ऐसा यूजुअली अनकन्वेंशनल है, कोई स्टार्ट करता नहीं है, बट मेरे को लगा कि पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। ये जो अभी आप गा के बताए, तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये जो मैंने धुन वो किया, ये धुन माइंड से आता है। माइंड से आता है कि आप जैसे आप इंस्ट्रूमेंट कोई भी सीखे रहते हैं, जैसे मैं कीबोर्ड सीखा हूँ, तो मैं कीबोर्ड ऑन करूँगा और मैं एक सारेगामापा का कॉर्ड लगाऊंगा जो मुझे अच्छा लग रहा है। वो कॉर्ड लगाया, उस कॉर्ड को सुनते सुनते क्या क्या धुन आ रहा है मेरे दिमाग में, वो धुन को मैं रिकॉर्ड करके रखूँगा, ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा नहीं लग रहा है, जो कुछ भी है। उसके बाद एक धुन एक अच्छी बन गई, उसके बाद उसको प्रोग्रेस करते जाएंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक हुक लाइन की धुन आ गई है दिमाग में, तो ये जो धुन है ना, इसका कोई प्रोसेस नहीं होता, ये खुद ब खुद आ जाती है। और मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडियो में जब मेरा सबसे ज़्यादा टाइम स्टूडियो में बीतता है, और तब नहीं आता मेरे दिमाग में कुछ। अचानक भयानक निकला कि टू व्हीलर लेके निकल गए, कार लेके निकल गए, सारे धुन उसी टाइम है, तो मैं रोड में साइड कर में रुक रुक के मैं रिकॉर्ड ही करता रहता हूँ। मेरे यही काम रहता है, जहाँ मुझे 10 मिनट में पहुँचना है वहाँ मुझे आधा घंटा लगता है, क्योंकि मैं रुक रुक के रिकॉर्ड ही करता रहता हूँ। ये सब धुन आता रहता है दिमाग में, तो वो कभी भी यूज़ हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट में यूज़ हो सकता है, कभी कभी एडिशनल कंपोजिशन भी, जैसे हुआ ना कि कंपोजर ने एक लाया धुन, उसको एक ट्विस्ट दिए, एक सजेशन दिए, वो सब भी जो है कंट्रीब्यूट करता है। कोई म्यूज़िक हम सुन रहे हैं, कोई सॉन्ग हम सुन रहे हैं, पता चल जाता है कि ये छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हमें ये पता चलता है? सबसे ज़्यादा जैसे जितने भी रीजनल है ना गाने, कोई भी रीजन का पकड़ते हैं, उसका सबसे एक की पॉइंट होता है उसका रिदम, उसका ताल। तो छत्तीसगढ़ी जो रिदम है उनको हमको समझ में आ जाता है, जैसे जिस टाइप के हम लोग यूज़ करते हैं। कर्मा हो गया, ददरिया हो गया, बहुत सारे और भी हैं। तो ऐसे टाइप के जो ताल रहते हैं, डिंग डिंग तक डिंग तक डिंग डिंग तक, इस टाइप का हो गया। फिर मोर संसार में यूज़ हुआ दिंग दिन्ना दिंग 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 तांग। ये जो मैंने सुना था, सबसे पहले सुना था छुनुर छुनुर पैरी बाजे, उसमें सुना था। तो रिदम मेरे हिसाब से तो सबसे जो मेन जो पहचान रहती है वो रिदम रहता है किसी भी उसका, क्योंकि वही डिसाइड करता है। और यहाँ पे ट्रिपलेट रिदम चलता है, रीजनल में ट्रिपलेट रिदम चलते हैं। हमारा बहुत क्लोज है हमारे उड़ीसा का म्यूज़िक, संबलपुरी म्यूज़िक, बंगाली जो वो हैं, आसामी जो फोक हैं, ये सब जो है अपना काफ़ी मैच करता है, क्योंकि उनके भी ट्रिपलेट बीट्स में रहते हैं। ट्रिपलेट क्या होता है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मोर संसार माँ दिल के सितार माँ, इस टाइप का।
तो और जो दूसरे जो बॉलीवुड में अपन जो सुनते हैं वो रहते हैं नॉर्मल 4/4 सिग्नेचर बोलते हैं उसको, 1 2 3 4 1 2 3 4 इस टाइप का चलता है। तो वो काफ़ी अलग हो जाता है, यहाँ पे भी यूज़ होता है लेकिन कम यूज़ होता है। और वाद्य यंत्र में कौन कौन से हैं जो रहते हैं छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक में? छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक में वाद्य यंत्र तो अपने शहनाई रहता है, फ्लूट तो सबसे प्रोमिनेंट रहता है। फ्लूट भी बजाने के कई तरीके रहते हैं, कुछ लोग मोटे फ्लूट को बजाते हैं, उसकी आवाज़ का टेक्सचर अलग रहता है, कोई पतला फ्लूट बजाते हैं, कोई स्टील फ्लूट बजाते हैं। स्टील फ्लूट फिर भी कम यूज़ होता है लेकिन हुआ है 1-2 जगह मैंने, जहाँ तक मैंने सुना है। और सबसे ज़्यादा जो वायलेंस जो है वो कम यूज़ होते हैं यूजुअली, क्योंकि वायलेंस सेक्शन बजाना जो है थोड़ा टफ हो जाता है, ज़्यादा हमें आर्टिस्ट बुलाने पड़ते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो वायलेंस यूजुअली कम यूज़ होते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कीबोर्ड यूज़ होता है। जैसे एक सॉन्ग रहता है कि एक स्टूडियो में बुलाते हैं तो अरेंजर जो है वो कीबोर्ड लेके आते हैं अपना, वो कीबोर्ड पे बहुत सारे पीसेस वो बजाते हैं और डायरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे कीबोर्ड पे लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, वो अब जाके चेंज हुआ है, अब प्रोडक्शन होता है कि एक प्रॉपर आप एक सॉफ्टवेयर खोलेंगे, उसमें आपके इंस्ट्रूमेंट्स गिवन रहेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत डिटेल में सुनाई देता है, बहुत रियल सुनाई देता है। तो अब उस पर काम होता है, एडिटिंग होती है उस पर प्रॉपर, जिससे रियल सुनाया जा सके, उसको उस तरह बजा सके। बट प्रोमिनेंट तो यही हैं हमारे रिदम के जो हैं, जैसे मैंने बताया फ्लूट है, शहनाई है, वायलिन है, और रिदम इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे, मांदर है जिसको बोलते हैं, मांदर सबसे ज़्यादा वो है, कॉमन है। ढोल है, तबला ढोलक तो बजता ही है। उसके बाद वो छोटे छोटे और भी परकसिव इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी कॉमनली यूज़ होती है, वो है ऑक्टापैड। ऑक्टापैड जो आपने देखा होगा कि लाइव में बजाते हैं जी, उसमें 8 रहते हैं, उसको स्टिक से बजाते हैं। वो बहुत प्रोमिनेंटली यूज़ होता है परकशंस देने के लिए, जैसे शेकर्स की आवाज़, घुंघरू की आवाज़, ये सब देने के लिए। सो जो सॉन्ग आपका पहली बार हमने सुना वो कुछ अलग था, वो फ्यूजन था। कौन सा? मोर संसार में। हाँ, वो फ्यूजन था, मतलब जो पारंपरिक हम सुनते आ रहे हैं और जो चल रहा है ऑलरेडी, उससे बहुत अलग था। तो ये अब फ्यूजन क्या है? फ्यूजन ये हुआ कि हमने उसका स्टाइल चेंज नहीं किया, हमने उसके साउंड का स्टाइल चेंज कर दिया। कैसे एक इंस्ट्रूमेंट साउंड कर रहा है, कैसे वो मिक्स हो रहा है, सिंगर्स ने कैसे इसको गाया है। एक स्ट्रक्चर गाने का होता है, प्रोग्रेसिव जो स्ट्रक्चर होता है कि गाना यहाँ से उठ रहा है, यहाँ उतर रहा है, ये सब जो डायनामिक्स जो हम लोग बचपन से बाकी इंडस्ट्रीज़ में देखते आए हैं, हमने वो सब अप्लाई किए। तो क्या हुआ कि एलिमेंट्स तो वही हैं सारे, आप अगर चेक करेंगे एलिमेंट्स सारे वही हैं, लेकिन छोटी छोटी नई चीज़ें, जैसे उसके बैकग्राउंड में इलेक्ट्रिक पियानोज चले थे। तो इलेक्ट्रिक पियानो कहाँ चलता है बैकग्राउंड में? मैं चलाता हूँ, मैं हर गाने में अपने इलेक्ट्रिक पियानो देता हूँ, वो मेरी एक पहचान है। मेरा गाना स्टार्ट ही इलेक्ट्रिक पियानो से होता है। अलग अलग साउंड्स उसके रहते हैं, हर बार के डिपेंड करता है कि कैसा रहता है। बेस गिटार का उसमें बहुत अच्छा मैंने प्रोग्राम किया था, बहुत अलग प्रोग्राम किया मैंने, लंबा। तो एक बेस पे अच्छा एक आवाज़ आया, एक भारीपन, एक डेप्थ आया। और इसको मिक्स किए थे सिराज भैया, अभी तो उनकी डेथ हो गई है। सिराज भैया की डेथ कोविड में हो गई थी। तो मेरे पास चूँकि सॉफ्टवेयर ही नहीं था एक्चुअली उसको मिक्स करने का, मैं क्रैक्ड सॉफ्टवेयर में चलाता था, तो वो क्रैश हो जाता था। और मेरे पास तब ना बजट था ना कुछ था कि इतना एक्सपेंसिव मैं ख़रीदूँ। तो मोर संसार रिलीज़ हुआ एंड हम लोग उसको मिक्स करवाए थे भैया के पास। बहुत लंबा सेशन था, बहुत घंटों लगे, कभी ये पसंद नहीं आ रहा, कभी वो पसंद नहीं आ रहा। मतलब इतना होता ही नहीं, इतने देर में एक्चुअली पूरा एल्बम तैयार हो जाता है जितने में हम लोगों ने मिक्सिंग कराई थी। तो भैया भी बोल रहे थे तुम लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, इतना क्यों बोल रहे हो इतना करने के लिए। मैं पुश कर रहा था, मेरे को चाहिए था कि वो साउंड जब तक नहीं निकलेगा मैं बैठूंगा नहीं करके। तो वो वैसा साउंड निकला, वो सब रिलीज़ हुआ। तो बस वहीं से एक वही आया कि वो डिफरेंट था, उसका जो बनाने का जो प्रोसेस था ना, थॉट प्रोसेस था ना, वो डिफरेंट था। इंस्ट्रूमेंट्स तो वही थे। अब इतना बड़ा हिट हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर उससे तो बड़ा ही देना पड़ेगा ना जी। तो ये एक प्रेशर रहता है। प्रेशर था, बहुत बड़ा प्रेशर। उसके बाद फिर कौन कौन से सॉन्ग्स आए? निकला के एक बड़ा फेमस हुआ था, ठीक है। रूप के जादू अच्छा फेमस हुआ था। अभी 2022 या 23 वगैरह का था तितली, अच्छा बड़ा रिलीज़ हुआ था। मेरा एक बोला जाए तो एक वायरल सॉन्ग जिसको बोल सको, वो था मेरा मार डारे। तो वो मेरे लिए काफ़ी नया था, क्योंकि सबको ऐसा लगता था ना कि मैं सॉफ्ट रोमांटिक या फोक के अलावा कुछ करता नहीं हूँ।
मुझ पर कंप्लेंट भी किया गया, मतलब मेरा एक हुआ था कि मैं एक जगह मिलने गया होता सब लोग से, तो उन्होंने बोला कि चलिए ओपनली क्रिटिसाइज़ करते हैं एक दूसरे को। तो मेरा सबसे ऊपर क्रिटिसाइजेशन, आप वो नहीं बनाते जो पब्लिक डिमांड करती है। वो थोड़ा ड्रामेटिक था। हाँ, वो मतलब मेरे को लगा कि मैं क्या बोलूँ मतलब मैं बोला कि अगर मैं एग्जैक्टली वही देना चालू कर दूंगा ना तो मेरी आइडेंटिटी खो जाएगी। तो बट मुझे वो मौका मिला ना, तो मैंने बोला कि यार मौका है तो उसको करो। कॉम्पोजिशन बड़ी प्यारी थी, लिरिक्स मज़ेदार थे, ठीक है। तो जब मेरे पास आया, सुरेश चौहान जी ने लिखा था, तो वो मेरे पास जब आया तो मैं बोला यार इस पे करते हैं काम। तो किया काम मैंने, और उसको जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके मैंने बनाया, एंड वो बहुत अच्छा साउंड किया। जब मैं उसको मिक्स वगैरह किया तो मुझे लगा यार ये तो मेरे को लग रहा है बहुत अच्छा जा सकता है, और वाकई चला गया। वो बहुत बड़ा वायरल हिट हो गया था। कैसे आप लाइक कंसिस्टेंट भी रहते हो, इम्प्रूवमेंट भी होता है, और ऑलरेडी जो इतने बड़े बड़े माइलस्टोन आप दे चुके हो तो उनको भूलना भी पड़ता है, कैसे होता है ये? मेरा एक ही प्रोसीजर रहता है, मतलब मेरा ऐसा रहता है ना कि मैं एक चीज़ में हमेशा कंसिस्टेंट हूँ कि मेरे को क्वालिटी बेस्ट पॉसिबल देनी है। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। किसी का भी प्रोजेक्ट हो, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, कितना भी बड़ा बजट हो, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को चाहिए कि जब तक खुद खुश नहीं होऊंगा ना, मैं क्लाइंट को नहीं खुश कर सकता। उसने मेरे को पैसे दिए तो मेरे को चाहिए कि उस पैसे दिए हुए को पूरा वर्थ निकले। ये मैं कंसिस्टेंसी फॉलो करता हूँ कि मैं चाहे कुछ हो जाए, जितना बेस्ट पॉसिबल होगा वो मैं दूंगा, ठीक है। दूसरा ये रहता है कि काम करते करते बहुत कुछ सीखते जाते हैं हम लोग। रिलीज़ हो गया, रिलीज़ होने के कई महीने बाद अरे यार ये वैसा साउंड नहीं कर रहा है यार, ये थोड़ा कम साउंड कर रहा है, वोकल कम हो गया, इंस्ट्रूमेंट जो है वो तेज़ लग रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। ये सब फिर अपन अगले उसमें चेंज करते हैं। तो क्या सीखते हैं खुद से। अगर हम लोग बिना थॉट दिए डालेंगे ना, हम लोग स्पेशली जो नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, अगर बिना थॉट दिए डालेंगे ना तो फिर वही बनेगा जो फिर कॉमन रहते हैं सुनने को जो मिलते हैं, आए गए टाइप के गाने हैं, वैसा टाइप का हो जाएगा। तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं कंसिस्टेंटली क्वालिटी दूं, और वो क्वालिटी ऐसी हो कि यार कोई सुन के बोले ना वाह यार क्या गाना है, भले हिट ना हो, भले कितने भी कम व्यूज़ हो, लेकिन वो जो सुनेगा ना वो कभी ये नहीं बोलेगा तो बेकार है। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आर्टिस्टिक फील्ड में ये भी होता है कि बेस्ट और ऑडियंस के हिसाब से अलग अलग होता है। बिल्कुल होता है। छत्तीसगढ़ में एक हिट सॉन्ग होता है, वो पूरी मूवी के सिनेरियो को चेंज कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। मूवी में कुछ हो ना हो, लोग भर भर के देखने जाते हैं, वो 20-30 करोड़ कमा लेते हैं। जी। तो छत्तीसगढ़ में ये इतना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूज़िक ऐसा रहता है कि म्यूज़िक इज़ द फर्स्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोजेक्ट। आप जो टीज़र बनाते हो, ट्रेलर बनाते हो, ट्रेलर काफ़ी लंबे लंबे होते हैं यहाँ पे, उसमें आपके ऑलमोस्ट सारे गानों की छोटी मोटी झलक रहती है। तो गाने अच्छे लगेंगे तब जाके ऑडियंस को लगता है वाह यार बड़े सुंदर गाने हैं, तो फिल्म भी अच्छी होगी। अच्छे लग रहे हैं हीरो हीरोइन, उन पे जम रहा है गाना, उन पे जच रहा है, अच्छा डांस कर रहे हैं, अच्छा सीक्वेंस हो रहा है, तो देखने जाते हैं। म्यूज़िक जो है वो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट सेलिंग पॉइंट है मेरे हिसाब से। इवन बॉलीवुड में भी हमने इतने साल से देखा है कि कई ऐसी फिल्में जो बहुत ऑर्डिनरी है, लेकिन उनका म्यूज़िक अगर सुपर हिट है तो वो फिल्म नहीं पिटने वाली, चाहे कुछ हो जाए, वो कुछ ना कुछ करके कमाई लेगी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। ये छत्तीसगढ़ के लिए नेगेटिव पॉइंट भी नहीं हो गया? आपको नहीं लगता कि अभी के सिनेरियो में कुछ 2-4 सिंगर्स को पकड़ लो, ये सेम धुन पे बनाते जाओ और वो मूवी चलते जाएगी? देखिए क्या होता है कि हर किसी का ये रहता है ना कि मैंने पैसा डाला है तो मेरा पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूसर्स को, सबको डर रहता है। तो एक चीज़ का बैलेंस होना चाहिए कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू भी रहे लेकिन उसमें क्वालिटी भी रहे। अगर आप पूरी क्वालिटी छोड़ के अगर आप कर रहे हो ना कि मैं क्वालिटी छोड़ रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए क्वालिटी, मेरे को जल्दी जल्दी आप दे दो, मेरे को तो पता है हिट होगा ही होगा, ठीक है, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, चौथे दिन नहीं होगा, चौथे दिन पिट जाएगी पिक्चर। अगर ऐसे ही रहता तो यहाँ की सारी फिल्म सुपर हिट होती, सारे गाने सुपर हिट होते, लेकिन ऐसा नहीं है। हर गाना हिट नहीं है। फिल्म के ऐसे रहते हैं कि सबसे बड़ी, इवन जो सबसे बड़ी हिट गाने यहाँ पे फिल्म्स हैं, उनके भी ऐसा है कि 2 से 3 गाने बहुत बड़े हिट है, बाकी गाने ऐसे ही हैं, उतने बड़े हिट नहीं, उतने पॉपुलर नहीं हुए। तो ये रहता है। अगर आर्टिस्ट ने उसको टाइम दे के बड़ा अच्छा बना दिया, वेल एंड गुड। अगर उसने अच्छा नहीं बनाया, उसके बाद भी अगर प्रमोशन एंड ऑल से चल गया तो चल गया। छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री कैसी है? मतलब दूर से तो देख के हमको बहुत अच्छा लगता है कि नई नई एक के बाद एक मूवीज़ आ रही हैं, सॉन्ग्स भी आ रहे हैं। तो क्या सारे सिंगर्स मतलब सारे खुश हैं? अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे आर्टिस्ट को मैंने सुना है, क्योंकि मेरी सभी से बात होती है, तो मैंने सबका सुना है कि ना वो दे नहीं पाए जो देना चाहते थे, क्योंकि डिमांड अलग थी थोड़ी, ठीक है।
कोई चाह रहा था कि थोड़ा सा वेस्टर्न म्यूज़िक ऐड करूं अपने छत्तीसगढ़ी फिल्म में, थोड़ा सा अलग दिखे। क्योंकि देखिए हमारे हीरो ने तो शर्ट पैंट पहन लिया है, वो तो बाइक में घूम रहा है, ठीक है, लेकिन जो सॉन्ग है ना वो अभी भी उस टाइम का जा रहा है जो पहले था। सॉन्ग में कुछ खास चेंज नहीं है। पहले मतलब जब स्टार्टिंग में अपना छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था, छैया भुइयाँ वगैरह के अजय देवगन के टाइम पे, हाँ मतलब 2000 वगैरह से जो स्टार्ट हुआ था अपना प्रॉपर इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुआ था, तो पहले ऐसा था कि स्टोरीज गांव की रहती थी, छोटी टाउन की रहती थी, सब कुछ रहती थी, तो उस पर वो बहुत सूट करता था। अब अगर हमारा हीरो प्रॉपर हीरो शहर का हीरो दिख रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर एक थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल का वो डिज़र्व करता है। लेकिन यहाँ का ऐसा हो कि यहाँ की संस्कृति भी रहेगी, हाँ ये छत्तीसगढ़ी गाना है, इसकी एक पहचान हो, लेकिन वो कितना नया और फ्रेश साउंड कर रहा है, कितना अच्छा फील हो रहा है उस पर। तो इस चीज़ की मुझे थोड़ी कमी लगती है। और मैंने एक और वो देखा, मैंने एक से पूछा था, नाम नहीं लूँगा, एक आर्टिस्ट से पूछा था कि भाई आप तो ऐसे गाने नहीं बनाते थे, मतलब आपका म्यूज़िक स्टाइल ये नहीं था, तो आपने कैसे चेंज कर दिया? वो बोला कि देखिए मैं ना फिल्म में जो काम कर रहा हूँ ना वो मैं प्रोड्यूसर के हिसाब से करता हूँ, उनको क्या चाहिए मैं उनको बना देता हूँ, जो मेरे को चाहिए रहता है वो फिर मैं एल्बम्स वगैरह में करता हूँ। तो मैं बोला कि ये भी अच्छा तरीका है कि काम तो उनका भी दिख रहा है ना कंसिस्टेंटली, तो वही चीज़ है। तो मैंने सुना है कि थोड़ा अभी तक है कि वो नहीं दे पा रहे जो देना चाहते हैं, कुछ कमी रह गई या कुछ रिजेक्ट हो गया सॉन्ग, ऐसा भी रहा है। बट मैंने ये भी देखा है कि छत्तीसगढ़ी प्रोड्यूसर्स लोग पुश करते हैं कि एक बढ़िया गाना बने, एक अच्छा गाना बने, क्योंकि वो उनका एक बड़ा सेलिंग पॉइंट भी होता है और एक पहचान भी होती है फिल्म की। एक अच्छा गाना जो है वो बहुत कुछ कर देता है। अच्छा गाना आप 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद भी सुनोगे वो अच्छा ही लगेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि दे पुश टू गेट द बेस्ट सॉन्ग। बट वैरायटी जो चाहिए ना, जो वैरायटी चाहिए, नयापन जो चाहिए, वो नयापन अभी मुझे देखने थोड़ा सा नहीं मिल रहा है। नयापन रिस्क है। अब आप हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर से भी काफ़ी इंटरेक्शन होता ही होगा। हाँ, अगर फिल्म के लिए जैसे जा रहा है, अभी मेरा ऐसे हो कि अभी मेरे कुछ फिल्म के स्टार्ट हुआ है काम, तो अभी मेरा ऐसा हुआ कि डायरेक्टर से थोड़ा मिलना, प्रोड्यूसर से थोड़ा मिलना अभी स्टार्ट हुआ है। इसके पहले तक मेरा कोई फिल्म में सॉन्ग नहीं आया था, तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो उनके साथ का भी एक्सपीरियंस ऐसा है कि अच्छा ही है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि वो उनके खुद के भी हाथ बंधे हुए हैं, उनको क्लियर दिख रहा है। वो ये बोलते हैं कि उनको ये डर रहता है कि शायद हमारी ऑडियंस को पसंद ना आए, तो उनके खुद के भी हाथ बंधे हुए हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है। बट जो ऑलरेडी इस पे करोड़ों कमा चुके हैं उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। पहली बात तो ये कि मेरी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि मेरी उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुई है। जो पुराने यहाँ पे जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ मेरी आज तक कोई मुलाकात तो नहीं हुई है, उनकी तरफ से भी नहीं आया। मैं भी किसी कारणवश उनके पास नहीं जा पाया कि मैं काम चाहता हूँ एंड ऑल करके, क्योंकि मैं काम काफ़ी स्लो करता हूँ। अपने सॉन्ग्स जो है मैं टाइम लेके बनाता हूँ, और इंडस्ट्री की थोड़ी डिमांड रहती है कि जल्दी जल्दी सॉन्ग्स मिले। जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे मैं दूर से देखता हूँ, केरला इंडस्ट्री हो गई, तो उसमें सारे लोग एक बोला जाए कि एक इकोसिस्टम की तरफ काम करते हैं कि डायरेक्टर जो है इवन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को जानता है, इवन स्टंट मैन्स को जानता है ना। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी जो पुराने लोग हैं वो हेल्प करते हैं नए लोग को? अगर उस प्रोजेक्ट में वो लोग इंक्लूडेड हैं तो ऑफ कोर्स करेंगे, बट मेरे साथ तो नहीं हुआ। I mean, मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, बाकियों का नहीं। मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब किसी सीनियर आए और वो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिए टाइप का, वैसा टाइप का मेरे साथ तो नहीं हुआ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग करते नहीं होंगे, डेफिनेटली करते होंगे, क्योंकि वरना फिर ऐसे में तो फिर हमारे पास गिन के 2-3 ही आर्टिस्ट बच जाते। अभी तो हैं, फिर भी प्रोमिनेंटली कर रहे हैं काम, तो ये भी बोलना ठीक नहीं है। ऊपर से मेरा ये कहना है कि जितने डायरेक्टर्स वगैरह रहते हैं ना, उनका सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि वो अपने पूरे क्रू को जाने। अगर वो क्रू को जानते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, क्योंकि वो क्या करेंगे कि वो जानेंगे तो काम निकलवा पाएंगे कि क्या एग्जैक्टली करना है। नहीं जानेंगे तो फिर गड़बड़ होगी, मिसकम्युनिकेशन होगा, ऐसा होगा। तो जिस फिल्म में मैं काम किया ना, अभी जो 3 गाने मैंने तैयार किए इस फिल्म के लिए, उनकी टीम तो यार बड़ी चिल है। मतलब मेरा ऐसा हुआ कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली पिछले साल आने का था, मेरे कुछ रीजंस थे जो मैं बताऊंगा बाद में, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया था मेरे लिए। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप जितना टाइम लेना कर लो।
वो मेरे को खुला छूट दिए। उनके राइटर भी मेरे से बात कर चुके हैं, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, सब मेरे साथ बात कर चुके हैं। तो मेरे को ऐसा दिखा कि वो लोग तो एज ब्रदर्स काम कर रहे हैं एकदम। इतना उन लोग में एक टीम वर्क है, इतना उनमें पेशेंस भी है करने का कि फ़र्स्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेके ही सही लेकिन करें। तो मैंने तो वो बहुत अच्छा देखा। अब इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में फाइनेंस का भी बात कर लेते हैं कि पैसा कितना है इसमें। एक एस्पिरेंट को इस पे घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सिंगर हैं तो कमा लोगे, ठीक है। अगर आप कंपोज़र हो, लिरिसिस्ट हो, स्पेशली म्यूज़िक प्रोड्यूसर, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ स्पेशली म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो, फिर तो कमाई बहुत आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, एंड आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे एक रहता है ना कि सिंगर के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट वो पार्ट है सॉन्ग का कि ऐसे सिंगर आया 1-1.5 घंटे में अपनी रिकॉर्डिंग करके चला गया, ठीक है। बट वो लिरिसिस्ट ने कितना टाइम लगा हमको नहीं पता लिखने में गाना, उस कंपोज़र ने कितना टाइम लगा उसको धुन क्रिएट करने में हमको नहीं पता, म्यूज़िक प्रोड्यूसर के पास जो सॉन्ग आया उसको पूरा सॉन्ग पूरा बन के फाइनल मिक्स होने में मास्टर ने बहुत टाइम लगता है एक एक गाने में, क्योंकि डिटेल में काम होता है। तो उससे हो ये जाता है कि हमारे दिन बहुत लगते हैं, लेकिन उस हिसाब से वो उतना पैसा नहीं है, वो काउंट नहीं होता हाँ है। अभी अगर कोई बोलेगा ना तो मैं बोलूँगा कि अभी थोड़ा सा ऐसा है कि एज अ शौकिया करो तो बेटर है। बट अगर आप करना चाहते हो तो फिर डेडिकेटेड घुसना पड़ेगा, मतलब ऐसा पार्ट टाइम नहीं हो पाएगा ये चीज़। अगर आप इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे हैं ना जो, क्योंकि देखिए एट दी एंड उनको कमाना भी है, जॉब करते हैं, बचे हुए टाइम में वो ये सब करते हैं कि कंपोज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनके लिए भी अलग चैलेंज है। और जो फुल टाइम ये कर रहा है, बाकी जो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ इसी से कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी अलग चैलेंज है। तो डिफ़िकल्ट है। और सिंगर्स को क्या लाइव शोज़ वगैरह मिलते हैं, उससे भी कमाया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो सिंगर के लिए कंपैरेटिवली पैसा कमाना थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन वही बात है कि उसको कितने क्वालिटी सॉन्ग्स मिल रहे हैं। 4 फ्लॉप गाने हुए, उसका नाम ही हट जाएगा, उसके ऊपर वो एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। अगर वो सिंगर जो है आया, अगर वो पैसा कमाने के लिए मतलब पैसा जल्दी कमा सकता है, तो वो पैसा गंवा भी सकता है जल्दी, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई। अगर 4-5 गाने उसके मेजर नहीं चले तो फिर बोल देंगे इसका तो गया टाइम, सीधे सीधे यहाँ तो टैग लग जाता है ना, इसका टाइम निकल गया, ये 5 साल और टिकेगा, ये 2 साल और टिकेगा, ये टैग लाइन है इधर का, बहुत सुनने को मिला है। और ये पैसा, म्यूज़िक में पैसा बॉलीवुड में कितना है और हॉलीवुड में कितना है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मतलब अभी का बॉलीवुड तो ऐसा है कि बहुत ख़राब हो गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जब था ना अपन 2010s वगैरह में देखें तो म्यूज़िक का एक अच्छा प्रॉपर बजट रहता था, उस पर बहुत मेहनत होती थी, बहुत टाइम लगता था। मतलब म्यूज़िक में पूरे एल्बम बनने में उन लोग को 5-6 महीना, 6-7 महीना लग जाता था। अभी ऐसा है कि सारे कंपोज़र जो हैं वो सॉन्ग बैंक बना के रखे हुए हैं, अपने 50 गाने कंपोज करके रखे हैं। अब डायरेक्टर आता है, सुनता है, वो पिक कर लेता है कि ये 6 गाने मेरे को अच्छे लगने दे दो, टाइप का, ऐसा टाइप का तो हो रहा है काम। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप स्टोरी के हिसाब से नहीं बना पाए गाना, आप कैरेक्टर के हिसाब से नहीं गाना बना पाए गाना, सिचुएशन के हिसाब से नहीं बना पाए गाना, फिर प्रॉब्लम होती है। बट कंपैरेटिवली उनका बजट बहुत बड़ा है, उनकी फिल्म का भी बजट बहुत बड़ा रहता है। हमारी फिल्म का बजट, रिटर्न भी काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ रिटर्न रहता है, क्योंकि लार्जर ऑडियंस है हमारी, ऑडियंस जो है सेंटर पे है वो। हाँ हमारी ऑडियंस जो है वो लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड ऑडियंस को बढ़ाने का ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमें छत्तीसगढ़ में जितनी भी फिल्में बनती हैं ना, उसको आप हिंदी में भी डब करो, ताकि जो छत्तीसगढ़ में रहता है, जिसे छत्तीसगढ़ी नहीं आती यार, वो भी तो देखे कि यार मेरे राज्य में बनी है फिल्म। अपन जैसे साउथ की फिल्म है कंतारा, जैसे क्यों देखे, हिंदी में आई ना डब होके, तो बहुत अच्छी है ना, मतलब वो देखिए टॉपिक है वो, हाँ वो ठीक है, मूवीज़ बहुत अच्छी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि टेक्निकली वो लोग बहुत आगे हैं हमसे। छत्तीसगढ़ की मूवीज़ लाइक अभी कुछ मूवी तो का मैं फ़ैन हूँ, जैसे भूलन हो गया, छैया भुइयाँ हो गया, लेकिन बाकी जो मूवीज़ है वो उन अजय देवगन, सुनील शेट्टी के टाइम की स्टोरीज अभी यहाँ पे आ रही हैं। उसका एक रीज़न ये भी रहता है कि शायद ऑडियंस, जो टारगेटेड ऑडियंस रहती है ना, उनका माइंडसेट भी वो लोग देखते हैं, वैसे ही है। वो टेस्ट उनका वैसे। अभी भी आप देखेंगे ना, आप कहीं जाएंगे ना, कहीं बैठे हैं, कुछ चाय पीने के लिए चल दिए, कहीं पे कुछ चल दिए, तो आपको वहाँ पे 90s का ही गाना, कुमार सानू का ही गाना सुनने मिलेगा। वो नहीं सुनता अरिजीत, वो नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगा विशाल मिश्रा, वो सुनेगा उदित नारायण, वो सुनेगा कुमार सानू। तो 90s का जो एक ना, 90s का जो मैं बोला ना कलर, 90s का जो कलर है, जो फ्लेवर है, वो जो है ना, उसको अभी भी जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में।
बट एक लार्ज ऑडियंस वो भी तो है जो बाहर पढ़ रही है, जी। बाहर रह रही है, रायपुर में रह रही है। उसके लिए नहीं है कुछ, उसके लिए नहीं है कुछ, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि वो नहीं है, होनी चाहिए। मेरा मेरा वही कहना है, मेरा ये कहना है कि भाषा को ना आप मतलब आप ऑडियंस को इसलिए मत रोक दो क्योंकि उसको भाषा समझ में नहीं आई। आप ऑडियंस के लिए ओपन रास्ता दो कि एक उसको डब दो। अगर आपको उड़ीसा में रिलीज़ करनी है, आप उड़ीसा में डब करवाओ उसको, तो लोग देखेंगे। अगर फिल्म की स्टोरी अच्छी रही, उसको अच्छी माउथ पब्लिसिटी मिली, तो क्यों नहीं चलेगी फिल्म। बात ये है, देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ को ज़रूरत है एक्शन फिल्म की, थ्रिलर की, हॉरर की, बायोपिक्स की, क्योंकि हमारे पास हिस्टोरिकली बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं। ट्राइब्स हैं हमारे पास। हाँ, ट्राइब्स हैं हमारे पास। अगर आप एक डिसाइड किए कि एक ट्राइब की स्ट्रगल की स्टोरी आप बना दी है, क्यों नहीं देखेंगे उसको। आप ऐसे लैंग्वेज में कीजिए, मूवीज नहीं तो डॉक्यूमेंट्रीज बना दिए डॉक्यूमेंट्री। अभी बीच में हुआ था कि वेब सीरीज़ वगैरह के बहुत प्लान्स बने थे यहाँ पे, मतलब मेरे पहचान वाले बहुत सारे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि यार बजट का इशू है, क्योंकि कोई प्रोड्यूसर नहीं है, खुद ही बना रहे हैं, तो कितना ही बना लेंगे। वेब सीरीज़ लंबा हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता है सब करने में। उसके बाद कितने लोग देखेंगे। हमारे पास एक और ये हो जाता है कि जहाँ तक मैंने सुना है कि शायद OTT वाले लेते नहीं है छत्तीसगढ़ी फिल्म, शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है। तो अभी तक नहीं गई है। हाँ, नहीं गई है जो ना, कि 15 अवार्ड जीती तो हुई है। हमारे पास ऑप्शन एक ही चीज़ ये होता है कि यूट्यूब पे रिलीज़ करते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे जाके फ्री में देखना एक ऐड देख के, और OTT का सब्सक्रिप्शन लेके देखने में बहुत फ़र्क है। और यही चीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है हमारे पास कि हमारी अगर फिल्म को लिया ही नहीं जा रहा है, तो फिर कहाँ से हम कमा पाएंगे, कहाँ से हम अपनी स्टोरी दिखा पाएंगे। बहुत सारे, तो मैं कितने सारे ऐसे नए आर्टिस्ट लोग को मैं मिला हूँ, रोज़ ही मिलता रहता हूँ, रोज़ ही बात होती रहती है कि उनके पास स्टोरी है, वो चाहते हैं ये बनाना, इस टाइप का बनाना। कुछ लोग बना के भी रखे हैं, रिलीज़ नहीं हुई है, ठीक है। मुझे पता है कि वो शायद नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो यहाँ के फ्लेवर की नहीं है, वो एक नया फ्लेवर है। लेकिन मेरे को इच्छा होती है कि मैं जाके देखूँ यार कुछ अलग बना है। क्या इकोसिस्टम होने से भी तो बजट लो होगा ना, मतलब प्रोडक्शन अगर कुछ लोग फ्री में मिल के काम करने लग जाए, जैसे कुछ सिंगर्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं, कोलैबोरेशन, हाँ कुछ डायरेक्टर भी हैं, ठीक है, कुछ कॉस्ट्यूम है, तो बजट तो ऑब्वियसली कम हो सकता है। हाँ, बजट कम हो जाता है, बट द थिंग इज़ कि जो एक थिएटर में रिलीज़ करने का जो प्रोसेस रहता है वो लंबा रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ठीक है। उसको प्रमोट करने का जो प्रोसेस रहता है काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। हाँ, मगर जैसे OTTs है, ठीक है, अभी अब केरला की मूवी देख लो, 4-5 आई है जो केवल एक रूम पे ख़त्म हो जाती है। 3 सूक्ष्मदर्शी एक आई है जो केवल एक मोहल्ले में ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, वो डायरेक्टली OTT पे रिलीज़ हो रही है। तो वो इकोसिस्टम भी तो आना चाहिए। वो आना चाहिए, वो डेफिनेटली। अगर जैसे हमारे जितने भी हो गए, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, कुछ भी हो गया, उनके प्रोड्यूसर्स अगर डिसाइड किए ना कि हमको इस रीजन के 2-3 फिल्में ऐसा कि करते हैं, करके देखते हैं कैसा होता है। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ के स्टोरी राइटर्स क्या स्टोरी दिखा सकते हैं, यहाँ के फिल्म मेकर्स क्या शूट कर सकते हैं, यहाँ के सॉन्ग मेकर्स क्या गाने बना सकते हैं। अगर वो ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अगर उन लोगों ने डिसाइड ही कर लिया कि हमें छत्तीसगढ़ी फिल्म लेनी ही नहीं है, तो हमें होगा क्या कि उसको हमें हिंदी डब करके, या तो फिर डुअल लैंग्वेज में जैसे शूट होता है कि हर सीन को 2 बार शूट करना पड़ता है 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में, वैसा शूट करके फिर उनको देना पड़ेगा। वो भी अगर डील हुआ कुछ, तो ये एक पॉइंट हो जाता है। मेरे हिसाब से ऐसा है कि थोड़ा सा ना रीजनल मूवीज़ को पुश मिलना चाहिए, क्योंकि अगर रीजनल मूवीज़ को पुश नहीं मिलता ना, तो हम साउथ की इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ नहीं देख पाते। आपको क्या लगता है कि साउथ की इतनी बड़ी, अगर बाहुबली इतनी बड़ी फिल्म जिसका बजट ही पूरी इंडस्ट्री के बराबर था, ठीक है, इतना बड़ा वो हो जाता है, वो कि एक दिन में थोड़ी आ गई। उसके पहले कितनी फिल्में और आई हैं, जब लोगों को लगा कि हाँ यार यहाँ की फिल्में देखने लायक हैं, तब जाके तो उन्होंने वो किया ना, देखा, तब तो प्रोड्यूसर्स ने उस पर पैसा लगाया, क्योंकि बॉलीवुड का भी पैसा लगा था, करण जौहर का। तो पैसा क्यों लगा था? क्योंकि उन्होंने देखा कि इन्होंने वो चीज़ बनाई है जो देखने लायक है, तभी पैसा डाला। और KGF तो आई थिंक कन्नड़ की पहली मूवी थी जो हिट हुई है। इतनी बड़ी जो कमाया था वो पहला मूवी था। तो क्योंकि कन्नड़ा इंडस्ट्री जो है वो कम फिल्म्स बनाती है, जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत कम फिल्म्स बनाती है। और दूसरा एक्सपेक्ट ये है कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आई थिंक 200 रुपये है कुछ, ठीक है, महीने का। और छत्तीसगढ़ की एक ऐप आई है जो NH माही ऐप है शायद, ठीक है, उसका 150 रुपये है। तो मैंने वो डाउनलोड भी किया,
बट ऑलरेडी मैं हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, अमेजोन का लेके रखा हूँ, तो कुछ मूवी के लिए 10 मूवीज़ के लिए मैं क्या महीने का 115 दूंगा? नहीं, बट बात यह है कि कहीं से तो स्टार्ट होता है ना कुछ चीज़, पॉइंट ये हो जाता है। हाँ देखिए, अगर कोई इंसान ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ना कि ये मैं क्यों लूँ, ये तो अभी स्टार्ट हुआ, ये मैं क्यों लूँ, आप मत लीजिए, आप 1 साल बाद ले लीजिए जब उसमें 50 फिल्में आ जाएंगी, कोई भी ऐप हो, ठीक है। बात ये हो जाती है कि अगर हमारे पास ऐप बना लिया हमने, हम उसमें मूवीज़ डाल सकते हैं, हम उस पर सब्सक्रिप्शन रखें, तब हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम ऐसा कंटेंट दें जिसके कारण एक आदमी ने देखा ना तो 50 आदमी को और सजेस्ट करे कि भाई तू वो सब क्या देख रहा है, ये देख, ये मूवी देख, इसको डाउनलोड कर ले। 150 रुपये कितनी बड़ी चीज़ है, इससे ज़्यादा तो हमारा पेट्रोल जल जाता है कहीं जाते हैं तो, ठीक है। 150 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 200 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बात यही हो जाती है कि अगर हमारे पास, हम पैसा दे रहे हैं तो हमारे पास क्वालिटी अवेलेबल रहनी चाहिए, तब इंसान जो है वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा, नहीं तो वो बोल देगा मतलब नहीं, बेकार है। इतने सारे अच्छे प्रोजेक्ट तो आपने कर लिए हैं, अभी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मेरा एक्चुअली ड्रीम प्रोजेक्ट मैं अभी तक किसी को शेयर नहीं किया, चलिए मैं इसी में शेयर कर देता हूँ आपके साथ। मुझे एक छत्तीसगढ़ी सेमी क्लासिकल फ्यूजन सॉन्ग बनाना है। कहाँ यहाँ यूज़ नहीं होता सेमी क्लासिकल, क्लासिकल यहाँ यूज़ नहीं होता। उसको मेरे को एक फ्यूजन रूप में बनाना है। उसका मेरा कोई प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी है। मैं सिंगर्स भी सॉर्ट आउट कर रहा हूँ क्योंकि उसके सिंगर्स बहुत तगड़े चाहिए, ऐसे सिंगर जो प्रॉपरली क्लासिकली ट्रेंड हो। तो मेरा ऑलरेडी इस पर काम चल रहा है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ मुझे पता है, अब उसको स्टार्ट करना है, उसको मैं कंपोज खुद करूँगा सोचा हूँ। तो ये मेरा एक रहेगा कि मुझे दिखाने कि हमारे संस्कृति में अगर एक क्लासिकल या सेमी क्लासिकल टच लग जाए तो कितना आगे भी और हो सकता है। बिकॉज क्लासिकल म्यूज़िक का कोई लिमिट नहीं है, बहुत वास्ट है। अब लोग सुनते नहीं है बिकॉज लोगों को लगता है हाँ ये तो ओल्ड फैशन्ड है। वो बात नहीं है। अभी तो देख लिए ना हम लोग बंदिश बैंडिट्स में क्या हुआ, सब पागल हो रहे हैं। क्यों पागल हो रहे हैं? ऐसी चीज़ सुने जो नहीं सुनते हैं। क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, ठुमरी सुने, गज़ल सुने, सब कुछ सुन लिया उसमें। तो ये चीज़ जो है वो मेरे को भी लानी है। मैं भी चाहता हूँ कि कुछ अलग फ्लेवर तो हो हमारे पास, ऐसा हो कि मैं चाहूँ कि कहीं बजे ना तो मुझे फील हो, अरे यार कितना सुंदर साउंड कर रहा है, ऐसा टाइप का। अभी जैसे भूलन की एक मूवी है जो घूमर घूमर कोर्ट में बसता है, तो उस मूवी में 2-3 ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बहुत ही पुराने हैं, जो मनोज सर थिएटर में वो करते थे, पुराने हैं ना। तो वो सुन के पता चल जाता है कि ये कुछ है, पुराने लिखे हुए हैं। जैसे आप अभी के म्यूज़िक सुनोगे तो वो नुसरत के जो सॉन्ग्स हैं उनको हम लोग जो कहते हो अभी थोड़ा बहुत और टच करके दिया जा रहा है। अब आप 2019 से फर्स्ट सॉन्ग दिया, तो क्या आप पूरे टाइम कंसिस्टेंट रहे हैं? कंसिस्टेंट, हाँ मैं कंसिस्टेंट तो रहा हूँ। स्टार्टिंग में कम थे प्रोजेक्ट्स, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा एकदम खाली टाइम हो गया। मैं कभी ऐसा नहीं हुआ भगवान की दया से कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास काम नहीं है टाइप का। काम हमेशा रहा है मेरे पास। बस ये मेरा 2024 जो है वो बहुत बहुत ख़राब भी था। अच्छा, ऐसा क्यों? 8 अप्रैल का दिन था। उस दिन वो भी था ग्रांड। उस दिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सोचा कि मुझे अपना सिस्टम अपग्रेड करना है। सिस्टम का अपग्रेड के लिए बुलाया, मेरे पहचान के ही थे जो मेरा सिस्टम हैंडल करते थे। उनसे एक लापरवाही ये हो गई कि उन्होंने गलत ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया और मेरा आज तक का बनाया हुआ जितना म्यूज़िक था सब डिलीट हो गया एक बार में। ओके, ख़त्म। आई वॉज फिनिश्ड। मेरे इंस्ट्रूमेंट की लाइब्रेरी गई, मेरा जितना आज तक का बनाया था ना, जितने प्रोजेक्ट में सब संभाल के रखा था, सब मेरा गया, सब कुछ गया। जबकि वो जाना ही नहीं था, कोई चांस ही नहीं था उसको ख़राब होने का। पूरी लापरवाही थी। एंड मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया कि मेरे 18 गाने जो अनरिलीज थे वो डिलीट हो गए सारे। और मैं 2024 का पूरा जो साल था वो मैं उन गानों को दोबारा बना के वापस से प्रोड्यूसर्स को हैंडल करने में निकाल दिया। तो मेरा कुछ खास आया नहीं। 2-3 प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा रिस्क है। बैकअप बहुत ज़रूरी है। बैकअप, और वो बैकअप में निकालने के लिए मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गया था कि मेरे USB पोर्ट्स काम नहीं कर रहे थे। तो मुझे चाहिए था कि नया मदरबोर्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कि अपग्रेड करना पड़ रहा था मुझे। और उसी चक्कर में हो गया एंड वो डिज़ास्टर था। मतलब मेरे लाइफ का सबसे लो पॉइंट बोल सकते हैं आप, कि इतना ख़राब हो गया कि क्योंकि 23 के एंड में वो आया था, माडारे आया था, मेरा एकदम पीक हो गया था। बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, बहुत रिकॉग्निशन मिल रहा था, बहुत कुछ हो रहा था।
उसी टाइम ऐसा हो गया, मेरे लिए बहुत लो पॉइंट हो गया। वाइफ उस टाइम प्रेग्नेंट थी और स्ट्रेस हो गया था फैमिली में कि क्या हो गया, कैसे मैं रिकवर करूँगा करके। बहुत टाइम लग गया रिकवर करने में। इट वाज पेनफुल, बहुत बहुत हो गया, मतलब मेरा फिर ना कैसे रोना हुआ? निकल गया था एकदम। फिर ये सब ठीक कैसे हुआ? कुछ ठीक नहीं हुआ, दोबारा बनाया। जितने 18 गाने मेरे अनरिलीज थे, कुछ कुछ कहते ऐसे थे कि शूट तक हो चुके थे, बस मिक्स होने बाकी थे, उनको फिर से बनाया, फिर से आर्टिस्ट लोगों को बुलाया। और वाकई क्रेडिट देना पड़ेगा आर्टिस्ट को यहाँ पे कि किसी ने मेरे को ये नहीं बोला कि आपने क्या कर दिया। सब ने मेरे को ये बोला, भाई आप टाइम ले लो, आप बना लो, कोई टेंशन मत लो, अपन करेंगे रिलीज़, बाद में कर देंगे रिलीज़, आप देख लो कैसे कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके आप बना दो, दोबारा बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है करके। तो मैं रियली फील करता हूँ कि जितना मेरे को मेरी फैमिली ने पुश किया, ठीक है, फैमिली सपोर्ट की, मेरी वाइफ मेरे से तब शादी की जब मैं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। 2020 आर्टिस्ट लोगों के साथ ऐसा ही होता है। 2020 में मेरी शादी हुई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 गाने थे गिन के रिलीज्ड। और शादी के बाद मैं गया था कुछ दिन बाद शूट वहाँ पे करने, निकला गए। तो आप सोच के देखिए, वो मेरा उस टाइम पे वो मेरी वाइफ ने शादी की जब मैं कुछ नहीं था। तो मेरे को ऐसा फील होता है, और जिस तरह से मेरी लाइफ चली है ना, मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है। ऑनेस्ट लोग का होता ही है। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रगल हुआ, ये हुआ वो हुआ, मैं नहीं बोल सकता। मैं ऐसा लगता है कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स ही काउंट करते रह जाता हूँ कि अगर प्रॉब्लम हुई है ना, तो खड़े रहने, मतलब साथ में खड़े रहने के लिए कितने लोग थे मेरे पास हमेशा से। कभी अकेला नहीं लगा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरे यार बहुत हो गया। एक और टाइम हुआ था कि गाने बहुत हिट हो रहे थे, मेरा नाम ही नहीं हो रहा था। तो इसमें तो मैं किसी को ब्लेम ही नहीं कर सकता था, बिकॉज म्यूज़िक प्रोड्यूसर ऐसी चीज़ है, लोगों को एक्चुअली समझ में नहीं आता कि है क्या। और लोग ऊपर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ते नहीं है। एक रहता है ना कि हमारे हमको चुल रहती है कि अरे प्रोजेक्ट अच्छा दिखा, देखें तो यार कौन कौन क्या क्या काम किया है, अच्छा ये प्रोड्यूसर है, ये डायरेक्टर है, ये फिल्म का समझ में आता है, फिल्म का समझ में भी आता है, समझ में म्यूज़िक नहीं नहीं समझ में आता। हमको पता है सिनेमाटोग्राफर जो है वो कैमरा चलाएगा, हमको पता है डायरेक्टर जो है वो पूरा डायरेक्शन करेगा, सब समझ में आता है। म्यूज़िक लाइन का नहीं समझ में आता। तो ये एक मेरे लिए हो गया था। मेरे को एक टाइम हो गया था, मैं बहुत डिप्रेस हो गया था, मुझे बिल्कुल क्रेडिट नहीं मिल रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा, जबकि क्रेडिट मेरे को सारे मिल रहे थे, मेरा क्रेडिट कभी नहीं खाया गया, लेकिन मेरा नाम ही हाईलाइट नहीं हो रहा था कहीं पे। वो एक टाइम फिर निकल गया। उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा ये एंड गोल नहीं है। मेरे को, मैं ऐसा हो गया, मेरा उसके बाद से ऐसा हो गया, जब तक गाना बनता है ना आई एम वेरी हैप्पी। गाना रिलीज़ होने के बाद ठीक है ख़त्म, अब दूसरा करो। मैं सुनता भी नहीं दोबारा गाना, क्योंकि बनाते बनाते 100 बार सुन चुका रहता हूँ कि मैं उसी में बोर हो जाता हूँ। तो यही हो जाता है कि फिर उसके बाद मैं वही बोला कि अगर स्ट्रगल था ना, स्ट्रगल था, ऑब्वियसली बात है, छोटा मोटा स्ट्रगल सभी का रहता है। ये सभी क्रिएटर लोग के लिए भी एडवाइस है। बिल्कुल एडवाइस है कि मतलब रहेगा, बहुत ख़राब दिन भी आएंगे। और सबसे लो पॉइंट वही होता है जब आप मेहनत कर रहे हो और आपको फील होता है ना कि आपको कोई जान नहीं रहा है, आपको कोई, आप मतलब वो चीज़ नहीं हो रही। फिर उसके बाद फिर मैं वही सोचता था कि इतना हार्ड वर्क क्यों पुट कर रहा हूँ गाने में जब मुझे हो ही नहीं रहा। तो फिर जब मैं डिसाइड किया ना, मैंने 2 गाने ऐसे बनाए थे, और उसके बाद का ही टाइम है कि मैंने 2 गाने बनाए थे, ऐसी जल्दी बना दिया। मैं सोचा चलो रिकॉर्ड टाइम है, 2 दिन में बना देता हूँ। 4 दिन में मैंने 2 गाने प्रोग्राम कर दिया। इतने वाहियात साउंड कर रहे थे, बोले ये नहीं, मैंने रिलीज़ ही नहीं किया उसको, इतने वाहियात साउंड कर रहे थे। मैं बोले क्या बना दिया हूँ मैं, ये मेरा है ही नहीं। अब उसको मैं कई सारी चीज़ इरेज करके दोबारा बनाया, सब कुछ किया, अपने टेस्ट के वापस लाया, उस लेवल पे लाया, उसके बाद रिलीज़ किया। वो दोनों में से एक गाना चला, एक गाना नहीं चला। मैं बोला मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश। ये चीज़ तो हम लोग समझ रहे हैं। वेडिंग वाले हम लोग वेडिंग जी तो हाईलाइट भी हम लोग जब बनाते हैं तो बन जाता है, फिर पसंद नहीं आता। और बैकअप तो वो तो दुख मैं बहुत अच्छे समझ सकता हूँ। बैकअप बहुत ज़रूरी है। अब मैं ऐसा है कि अब मैं 2 जगह बैकअप बना के रखा हूँ। हमारे पास 36 TB का बैकअप है जी, हम लोग 3 जगह रखते हैं। हाँ। ठीक है, थैंक यू, आपने टाइम निकाला, थैंक यू।